अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फिज़िकल केमिस्ट्री के नेक्स्ट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव करेंगे, दैट इज़ दी किरचॉफ्स इक्वेशन। और इसका ताल्लुक इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द हीट ऑफ रिएक्शन से है। यानी हमारे पास टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है हीट ऑफ रिएक्शन पर, हम आज इसे डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन। लाइक हमने लास्ट टाइम देखा कि डेल्टा एच जो होता है यानी एंथैल्पी का चेंज, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द रिएक्शन, जो हमने फाइनली एक्सप्रेशन डिराइव किया था। इसी तरह अगर आप इंटरनल एनर्जी की बात करें तो वो डेल्टा ई से रिप्रेजेंट की जाती है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है किसी भी सिस्टम के। एक्चुअली हम रिलेशन डिराइव करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी टेम्परेचर की रिस्पेक्ट से आपके पास वेरी करता है, और किस तरह से इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ चेंज हम जो है देख सकते हैं। इसके लिए बेसिकली अगर जनरली बात की जाए तो एंथैल्पी चेंज किसी भी केमिकल रिएक्शन का इज डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। यानी हम कह सकते हैं सिंपली कि आपके पास एंथैल्पी चेंज टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का डिफरेंस होती है, जिसे हम मैथमेटिकली इक्वेशन 1 में देख सकते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू समेशन एच पी माइनस डेल्टा ई, माइनस के साथ समेशन एच आर, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो हीट कंटेंट है उनका डिफरेंस और समेशन हमारे पास एंथैल्पी चेंज के इक्वल होता है, जिसे हम इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह आप इस समेशन साइन को देख सकते हैं, ये इंडिकेट करता है सम ऑफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिस्पेक्टिव स्पीशीज इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। लेट अस डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर किस तरह से काम होगा। और इसमें इक्वेशन 1 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो हमारे पास बनेगा कर्ल डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी, क्योंकि आपने एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और एट कांस्टेंट प्रेशर जो है डिफरेंशिएट करना है। तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ यूँ बनेगा कि समेशन बाहर आ जाएगा, और समेशन के साथ साथ आपके पास जो डेल्टा कर्ल एच है वो पी के साथ ओवर कर्ल टी, और साथ हमारे पास माइनस हो जाएगा, समेशन बाहर आ जाएगा कर्ल एच आर ओवर कर्ल टी आर। सो पहला आपके प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रहा है और दूसरा आपके रिएक्टेंट को इंडिकेट कर रहा है, और समेशन कांस्टेंट से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर एक्सप्रेशन देखा जाए तो कर्ल एच ओवर कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर जो है सी पी के इक्वल होता है। अगर इस चीज़ को आप यहाँ पुट करें इन दोनों एक्सप्रेशंस में, तो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा कर्ल डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू समेशन सी पी आ जाएगा इस जगह पर, और साथ प्रोडक्ट के लिए फिर माइनस समेशन सी पी रिएक्टेंट के लिए, और ये दोनों सी पी चेंज है तो डेल्टा सी पी से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का चेंज हमें देखने को मिल रहा है। सो इस एक्सप्रेशन में अब हम इस कंडीशन को पुट करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा कर्ल डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा सी पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, या सिंपली हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू सी पी। सो इक्वेशन नंबर जो 2 है वो हमें बताती है कि एंथैल्पी का जो चेंज है उसका रेट इक्वल है चेंज ऑफ सी पी के ऑफ फॉर द वैल्यू ऑफ रिएक्शन। सो अगर आपके पास सी पी में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब है कोई चेंज आपके डेल्टा एच में नहीं आएगा ऑन द चेंज ऑफ द टेम्परेचर। ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास किरचॉफ्स इक्वेशन कहलाती है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट टेल्स अस अबाउट द रेट ऑफ डेल्टा एच चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और अगर हमें पता है चेंज ऑफ डेल्टा एच का फॉर अ पर्टिकुलर चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। सो उसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। लेट अस सपोज कि हमारे पास टेम्परेचर T1 पर एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 है और T2 पर एंथैल्पी चेंज डेल्टा H2 है। सो हम इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन को लिमिट्स के अकॉर्डिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 2। सो आपके पास जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी डेल्टा एच ओवर डी टी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा सी पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो आप जब सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को तो डी डेल्टा एच इधर रहने दें, डी टी वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा सी पी से। फिर जब इंटीग्रेशन की कंडीशंस लगाएंगे लिमिट्स के साथ, तो आपके पास डेल्टा एच है, इसकी डेल्टा एच 1 और डेल्टा एच 2 की ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये इंटीग्रेशन का साइन होगा। इसी तरह आप सी पी डेल्टा सी पी क्योंकि कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर रहता है, ये इंटीग्रेशन का साइन और डी टी। अब हम इंटीग्रेशन जब करेंगे, सपोज कि डेल्टा सी पी हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है इस पर। सो आप इसी तरह कंडीशन को जब फुलफिल करेंगे, तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो डेल्टा एच की जो इंटीग्रेशन है वो डेल्टा एच रहेगी लिमिट्स के साथ, और डेल्टा टी डी टी की जो इंटीग्रेशन है वो टी बनती है।
सो आपके पास ये डेल्टा एच में कन्वर्ट हो गया और ये डी टी आपके पास टी में कन्वर्ट हो गया, और इनकी जो लिमिट्स थी वो आपने डेल्टा एच वन एच टू लोअर अपर साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अब आपने अप्लाई करनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिमिट्स को अप्लाई करते हैं। अब आपने लिमिट्स अप्लाई कर ली टेम्परेचर के लिए T1 और T2 और एंथैल्पी के लिए डेल्टा H1 और डेल्टा H2। सो आपके पास डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 ये चेंज है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, और डेल्टा Cp T2 माइनस T1 का चेंज है, ये इक्वेशन नंबर 3 बनेगी। और इस इक्वेशन को जब आप थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो ये चेंज है डेल्टा एच का, तो आप ये चेंज के लिए डेल्टा लगा रहे हैं और ये डेल्टा एच का चेंज। सो इसी तरह डेल्टा Cp के साथ ये चेंज इन टेम्परेचर है तो आपने डेल्टा T लिखना है। इक्वेशन नंबर 4 जो है हमें बताती है द चेंज ऑफ एंथैल्पी चेंज डिपेंड्स अपॉन द चेंज ऑफ द Cp एंड द चेंज ऑफ द टेम्परेचर। यानी एंथैल्पी चेंज का ताल्लुक दो चेंजेस से है, एक तो Cp के चेंज से और दूसरा आपके पास टेम्परेचर के चेंज से। इसी तरह आप इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी डिराइव करें तो वो आपके पास एच की बजाय ई आ जाएगा, और समेशन ई पी माइनस समेशन ई आर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे टेम्परेचर के साथ एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करेंगे, क्योंकि जो एंथैल्पी है एट कांस्टेंट प्रेशर पर होती है और जो इंटरनल एनर्जी है वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम अप्लाई होती है। तो ऐसे ही एक्सप्रेशन रहेगा, बस बाहर वॉल्यूम आ जाएगा और इंटीग्रेशन में नीचे जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे टेम्परेचर आ जाएगा एक्सप्रेशन में। उसी तरह आप डिफरेंस लेंगे तो ये डेल्टा Cp की बजाय Cv पर डिपेंड करेगा। और जब इसी तरह का एक्सप्रेशन ऊपर वाला इक्वेशन 4 की फॉर्म में जब हम इसमें लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा जो डिपेंड करेगा दो बातों पर, एक तो Cv पर और दूसरा चेंज इन टेम्परेचर पर। अगर देखा जाए तो इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 ये तमाम किरचॉफ्स इक्वेशन है जो मेन इक्वेशन से डिराइव हो रही हैं। अब Cp की वैल्यू पर आपके पास टेम्परेचर का कितना इफेक्ट है अब हम इसे देखेंगे। लेट्स सी कि हमने भी पहले Cp और Cv को देखा और हमने ये जाना कि Cp और Cv की वैल्यू जो होती हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दीज वैल्यूज आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। किस तरह टेम्परेचर इनको इफेक्ट करता है हम यहाँ पर जानेंगे। लास्टली हमने जब हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था तो वहाँ हमने एक्सप्रेशन देखा था कि Cp जो है A प्लस बी टी प्लस सी टी का स्क्वायर अप टू सो ऑन पर डिपेंड करती है। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। सो इस इक्वेशन नंबर 6 में जो A B C हैं ये तमाम कॉन्स्टेंट्स हैं किसी भी खास सब्सटेंस के लिए, और अगर हम इनके चाहते हैं कि हम Cp की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे A B C के साथ। जो कि कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पर, तो हम चेंज लेकर आएंगे तो चेंज बनेगा डेल्टा Cp डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी टी प्लस डेल्टा सी टी स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन इक्वेशन नंबर 7। सब्स्टिट्यूट करें इस डेल्टा Cp की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 विच इज़ किरचॉफ्स इक्वेशन, तो वो ये एक्सप्रेशन है जो अभी आपने प्रीवियसली देखा। इसमें आप डेल्टा Cp की जगह पर ऊपर वाला इक्वेशन नंबर 7 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपके सामने आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू डी डेल्टा एच ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी टी प्लस डेल्टा सी टी स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। जब आप वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं तो dt वहाँ जाकर इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, जो एक्सप्रेशन आपके पास इस तरह से है। अब आप इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन को विद इन द लिमिट्स। तो एच की जो लिमिट है वो डेल्टा H1 और H2 है, और टेम्परेचर की लिमिट T1 और T2 है, और सारा एक्सप्रेशन साथ आ जाएगा। अब आपने इसे ओपन करना है और अप्लाई करना है, तो डेल्टा H1 इंटीग्रेशन के साइन के साथ और अपर लिमिट है डेल्टा H2 डी डेल्टा H। तो अब यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पर आपके जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर ले आएंगे, डेल्टा A बाहर आ जाएगा तो dt एक दफ़ा आपके पास होगा, ये dt हर एक्सप्रेशन के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेट भी होगा। पहले एक्सप्रेशन को जब हम इंटीग्रेट करने जाते हैं तो डेल्टा A बाहर आ जाता है और इस लिमिट के साथ dt रह जाता है। इसी तरह जब दूसरा लिखेंगे तो दूसरे में डेल्टा B बाहर आएगा तो t और dt साथ मल्टीप्लाई होगा। थर्ड एक्सप्रेशन में आपके पास डेल्टा C बाहर आ जाएगा और टी स्क्वायर और dt का एक्सप्रेशन आएगा जो आप यहाँ देख सकते हैं, और इसी तरह ये सिलसिला चलता है। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं और कंडीशन अप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन साइन खत्म हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगी, डेल्टा H डेल्टा H1 डेल्टा H2। अब यहाँ पर कांस्टेंट तो बाहर है, जब आप ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट करते हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में ये dt की इंटीग्रेशन t बनती है, तो ये T1 T2 आ जाएगा प्लस डेल्टा b। अब dt की आपके पास इंटीग्रेशन जो पावर रूल हमने पहले भी स्टडी किया था उसके अकॉर्डिंग ये ओपन होगा, तो आपके पास t स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा और T2 ओवर T1। और इसी तरह डेल्टा C में ये E की बजाय ये C है, इसे आप करेक्ट करेंगे और ये T3 बनेगा, यानी T3 ओवर 3। T1 और T2 इसकी लिमिट्स होंगी। अब आप लिमिट को जब पुट करते हैं तो ये बन जाएगा डेल्टा डेल्टा H और डेल्टा A और T के साथ T2 माइनस T1, डेल्टा B की साथ T2 के साथ एक दफ़ा T2 को पुट करें और एक दफ़ा T1 को, तो ये बनेगा T2 का स्क्वायर या माइनस T1 का स्क्वायर ओवर 2। इसी तरह प्लस डेल्टा C
T2 का क्यूब माइनस T1 का क्यूब, तो ये लिमिट सप्लाई हो जाएंगी 1/1/3। सो ये अगर हमें डेल्टा ए बी सी तमाम वैल्यूज़ पता हैं तो हम आराम से डेल्टा एच वगैरह की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 5.2 देखें तो इसमें एंथैल्पी ऑफ द चेंज ऑफ डायरेक्शन क्या है हमारे पास, कि आपके पास जो है 2a प्लस बी हमें 2c दे रहा है और माइनस 152.5 किलो कैलोरीज एट 300 केल्विन। तो आपने हीट ऑफ रिएक्शन एट 400 केल्विन मालूम करनी है। मीन मोलर हीट वैल्यू कैपेसिटी ऑफ ए बी सी एट कांस्टेंट प्रेशर बिटवीन गिवन टेम्परेचर की रेंज आपके पास 5.51, 8.4 और 10.89 कैलोरी पर केल्विन पर मोल रिस्पेक्टिवली है। तो गिवन रिएक्शन जब आप देखते हैं तो रिएक्शन आप सबसे पहले लिखेंगे, इसका आपको 300 केल्विन पर आपको टेम्परेचर कंडीशन बता दी गई है कि डेल्टा H1 आपके पास माइनस 152.5 किलो कैलोरी है। इनिशियल टेम्परेचर आपका 300 केल्विन है, फाइनल टेम्परेचर आपका 400 केल्विन है और आपने कैलकुलेट करना है डेल्टा CP जो कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर हीट कैपेसिटी के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो डेल्टा CP इज इक्वल टू 2, इस एक्सप्रेशन को लगाएं क्योंकि एक्सप्रेशन को आपने देखकर चलना है। तो आपका प्रोडक्ट 2C है तो आपने 2 लिखना है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ C माइनस 2 मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ A प्लस मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ B। तो ये आपका एक्सप्रेशन आपने ओपन कर लिया इक्वेशन को देखकर। अब आप इस पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो डेल्टा CP के अंदर तमाम वैल्यूज़ पुट होने के बाद आपके पास आ रहा है 2.36 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी। अब आपके पास डेल्टा H1 भी मौजूद है, CP भी आ चुका है। आप रिलेशन को रिलेट करें जो आपने अभी पीछे निकाला था जब हम किरचॉफ्स इक्वेशन पर काम कर रहे थे। तो ये वो एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास ये एंथैल्पी का चेंज डेल्टा H2 कहलाएगा और इस तरह से आपके पास यहाँ पर डेल्टा CP और ये T2 माइनस 1 है, ये वहाँ डेल्टा H1 आपके पास दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाता है। तमाम वैल्यूज पुट करें तो आपको फाइनली एंथैल्पी मिल जाएगी। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, आइसो कहते हैं सेम, थर्म मीन हीट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसका मतलब है कि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने जा रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है और वर्क डन, अब हम जानते हैं कि जितना भी वर्क डन होगा वो एक्सपेंशन ऑफ गैस की वजह से होगा, दैट इज़ PdV। अब हम अगर चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज पहला चेंज हमारा पास, पहला जो केस था वो V1 था और चेंज होने के बाद वॉल्यूम हो गया V2। तो जितना वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द PdV वो V1 से लेकर V2 के दरमियान करेंगे। तो वर्क डन हमारे पास PdV के इक्वल होता है और हमें इसे इंटीग्रेट करना है, दिस इक्वेशन नंबर 1। तो V1 लोअर लिमिट, V2 अपर लिमिट जो चेंज को शो कर रही है। सपोज हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस है और वो आइडियली बिहेव कर रही है तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, PV इज इक्वल टू nRT। इसको रीअरेंज करें तो P यहीं पर रहने दें, nRT के साथ नीचे V डिवाइड हो जाता है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 के एक्सप्रेशन को ऊपर इक्वेशन नंबर 1 के P की जगह पर पुट करें तो आपका एक्सप्रेशन बनेगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन V1 V2 nRT ओवर VdV। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है हमने तो आपके पास nRT का जो ये एक्सप्रेशन है ये भी कांस्टेंट हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन में नहीं जाएगा और इसे हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखेंगे तो पीछे एक्सप्रेशन बनेगा dV ओवर V। nRT तो बाहर चला गया तो dV ओवर V का एक्सप्रेशन जब ओपन होता है तो ये नेचुरल लॉग V बनता है। यानी किसी भी चीज़ का अगर आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं और इंटीग्रेट करते हैं यानी dx ओवर x तो ये नेचुरल लॉग x, dy ओवर y तो नेचुरल लॉग y। इस तरह ये dv ओवर v था तो ये नेचुरल लॉग v में कन्वर्ट हो गया और इसकी जो लिमिट्स थी आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर शो कर दी। अब आप लिमिट से पुट करते हैं तो 1/1 w इज इक्वल टू nRT, नेचुरल लॉग v में एक दफ़ा v2 पुट करेंगे माइनस के साथ फिर v1 पुट करेंगे। तो आप ये माइनस वाला साइन आप डिनोमिनेटर में ले जाएं तो एक ही दफ़ा नेचुरल लॉग v2 ओवर v1 बन जाएगा। अब ये नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2.303 लॉग का एक्सप्रेशन यहाँ पर पुट करना है। तो एक्सप्रेशन नंबर 4 हमारे सामने आ जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास दो वॉल्यूम्स हैं, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, और आप किसी भी चेंज पर उसे स्टडी कर सकते हैं और वर्क डन निकाल सकते हैं। और इक्वेशन 4 हमें ये बताती है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास ज़्यादा होंगे उतना ही डिफरेंस आपको, और अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन करने के लिए। सैम्पल प्रॉब्लम 5.3 में आप देख सकते हैं 3 मोल्स ऑफ द N2 गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम 15 डेसीमीटर क्यूब टू 30 डेसीमीटर क्यूब एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन ड्यू टू दिस एक्सपेंशन। नंबर ऑफ मोल्स इसके 3 हैं, इनिशियल वॉल्यूम 15 है, फाइनल वॉल्यूम 30 है। आर की वैल्यू आपको अंडरस्टूड होती है, पता होती है। टेम्परेचर 25 है तो 273 इसमें ऐड करके 298 केल्विन आप लिखेंगे। टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट लिया गया है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो रिलेशन हमने वही लिखना है जो अपने अभी ऊपर इक्वेशन 4 में निकाला, उसमें तमाम वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। वर्क डन इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर।
अगर आपके पास प्रेशर चेंज आ रहा है तो हम बॉयल्स लॉ लेंगे जिसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है नंबर ऑफ मोल्स को, और P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसमें आप अरेंज करें तो V1 वहाँ जाके V2 के साथ डिवाइड हो जाएगा और P1 के नीचे P2 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम सब्सटीट्यूट कर लें 5 इक्वेशन को 4 में जो हमने पीछे निकाली W वाली, तो उसमें V2 और V1 की जगह आपके पास P1 और P2 को पुट करें तो ये एक्सप्रेशन नंबर 6 बन जाता है। और दोनों इक्वेशंस को अगर आप रिलेट कर लें तो 4 और 6 को जो हमने डिराइव की थी तो दोनों आपके पास इक्वलेंट है, एक में वॉल्यूम का चेंज आप देख रहे हैं और एक में प्रेशर का चेंज आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हम चेंज भी ऑब्जर्व कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में किस तरह से इफेक्ट करती है उसको हम देखते हैं। इंटरनल एनर्जी किसी भी आइडियल गैस की टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर तो किसी किस्म का इंटरनल एनर्जी का चेंज भी नहीं होगा। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आप मैथमेटिकली देखें तो डेल्टा ई अगर आपके पास जीरो है और एंथैल्पी का जो एक्सप्रेशन होता है वो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी होता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास बनती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसमें चेंज का एक्सप्रेशन लगाएंगे तो ये बनेगा पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर डेल्टा टी। तो ये एक्सप्रेशन आप जब ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो पी डेल्टा वी आपके पास एन आर टी डेल्टा टी के इक्वल है, और सब्सटीट्यूट करने पर आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर डेल्टा टी। क्योंकि हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है और किसी किस्म का टेम्परेचर चेंज नहीं होना तो ये जीरो हो जाएगा ये फैक्टर, तो ये एक्सप्रेशन भी जीरो हो गया तो हमारे पास एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाती है फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन अब हम देखेंगे आइडियल गैस के लिए। इन एडियाबैटिक प्रोसेस किसी किस्म का हीट ना तो सिस्टम में एंटर होता है ना लीव करता है। सो कोई भी हीट चेंज हमारे पास जीरो रहेगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा क्यू इज इक्वल टू जीरो, दिस दैट इज इक्वेशन 1। और हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये एक्सप्रेशन देखा हुआ है डी ई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू माइनस सिग्मा डब्ल्यू, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो डी ई आपके पास सिग्मा क्यू के इक्वल हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसका मतलब है कि हम जितना भी वर्क कर रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी कर रहे हैं। सो और दिस वर्क इज ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द गैस, और ये करना क्यों पड़ रहा है, गैस एक्सपेंड करी और वो लॉस नहीं हो रही ना ही एंटर हो रही है। अब हम डी वी क्योंकि हमारे पास वेरी स्मॉल चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर होता है तो हम इसको अप्लाई करते हैं तो सिग्मा डब्ल्यू आपके पास पी डी वी के इक्वल होता है जो वर्क डन है, दैट इज इक्वेशन 4। और जब हम इसे 3 में पुट करेंगे तो ये बनेगा डी ई इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सी वी जो आपने पढ़ा है पीछे, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। तो सी वी का एक्सप्रेशन क्या बनता है डी ई ओवर डी टी, इसे अरेंज करें वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो डी ई यहीं पर रहेगा, सी वी के साथ डी टी जाकर मल्टीप्लाई होगा, दैट बिकम्स इक्वेशन 5। अब सी वी डी टी आपके पास डी के इक्वल है और डी ई के एक्सप्रेशन को आप माइनस पी डी वी के इक्वल ले चुके हैं ऊपर, तो यहाँ पर ये पुट कर लें तो डी ई की जगह पर आपने सी वी डी टी पुट कर दिया तो ये एक्सप्रेशन 6 बन गया। अब आइडियल गैस इक्वेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर 1 मोल, एन खत्म हो जाता है, पी इज इक्वल टू आर टी और वी आ जाएगा रीअरेंज करने पर। इक्वेशन 7 को अब आप 6 में पुट करेंगे तो सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस आर टी ओवर डी वी बन जाता है। यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक तो टेम्परेचर वेरी कर रहा है और दूसरा वॉल्यूम, इनको सेपरेट करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो सी वी डी टी के नीचे उधर से टेम्परेचर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर माइनस आर रह जाएगा और डी वी के नीचे जाकर वी आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 9 आफ्टर रीअरेंज फॉर्म हमारे पास आ रही है जिसमें वॉल्यूम का चेंज हम देखते हैं तो गैस का चेंज जब हो रहा है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से तो वो V1 से V2 में हो रहा है और टेम्परेचर चेंज है वो T1 से T2 में है। तो इक्वेशन नंबर 8 को आफ्टर कन्वर्टिंग इंटीग्रेट करके लिमिट्स के साथ हम कॉन्स्टेंट्स को पुट करेंगे और इंटीग्रेशन के में कॉन्स्टेंट्स को आउटसाइड ऑफ द साइन ऑफ द इंटीग्रेशन हम रखेंगे तो सी वी बाहर रहेगा, सिर्फ टेम्परेचर इंटीग्रेट होगा डी टी ओवर डी टी, और दूसरी तरफ भी डी वी और वी इंटीग्रेट होगा तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डी टी ओवर टी नेचुरल लॉग टी के इक्वल आएगा और डी वी ओवर वी नेचुरल लॉग वी के इक्वल आएगा। तो ये एक्सप्रेशन पुट करें तो स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगी और उनके साथ लिमिट्स को हम अप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। और लिमिट्स यहाँ पर लगाने के बाद सी वी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग टी टू माइनस नेचुरल लॉग टी वन इज इक्वल टू माइनस आर नेचुरल लॉग वी टू माइनस नेचुरल लॉग वी वन। तो जब हम नेचुरल लॉग का फॉर्मूला यहाँ पर रीअरेंज करते हैं तो नेचुरल लॉग टी टू ऊपर रहेगा टी वन नीचे आ जाएगा, इसी तरह वी टू ऊपर रहेगा वी वन नीचे आ जाएगा। इन्वर्ट करें राइट हैंड साइड को तो आपके पास माइनस साइन खत्म हो जाता है और वी वन ऊपर और वी टू नीचे आ जाता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 10 एंड दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अब आप आर की वैल्यू सी पी माइनस सी वी इक्वेशन में पुट करें तो आर सी पी माइनस सी वी के इक्वल होता है तो आर की जगह पर सी पी माइनस सी वी आ जाएगा, इक्वेशन वैसे ही रहेगी सारी। अब इस इक्वेशन को आप सी वी से डिवाइड करें तो सी वी जाकर आपके पास यहाँ पर डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा इस साइड पर और राइट हैंड साइड पर ये सी पी माइनस सी वी के साथ नीचे जाकर डिवाइड हो जाता है। इस एक्सप्रेशन को ज़रा आप सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा सी पी ओवर सी वी माइनस 1।
तो Cp ओवर Cv रेशो होता है दो हीट कैपेसिटीज़ का, और इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम सिंपली इसे गैमा का टर्म देते हैं। जब गैमा यहाँ पे पुट करेंगे तो नेचुरल ऑफ T2 ओवर T1 इज इक्वल टू गैमा माइनस 1, नेचुरल लॉग V1 ओवर V2 का एक्सप्रेशन बनेगा। रीअरेंज करें इस इक्वेशन को और आपके पास रूल ऑफ नेचुरल लॉग से, तो ये बनेगा नेचुरल, इस एक्सप्रेशन को आपने जब ओपन करना है तो आपने इस चीज़ को देख लेना है कि x नेचुरल लॉग ऑफ y कैसे ओपन होता है। नेचुरल लॉग y और ये जो कॉफिशिएंट है इट बिकम द पावर, तो यहाँ पर ये कॉफिशिएंट है ये इसकी पावर बन जाएगी, जो आप यहाँ देख सकते हैं नेचुरल लॉग V1 ओवर V2 गैमा माइनस 1। सब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो T2 ओवर T1 इज इक्वल टू V1 ओवर V2 गैमा माइनस 1, इसको ओपन कर लें तो V1 गैमा माइनस 1 ओवर V2 गैमा माइनस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो T1 V1 गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गैमा माइनस 1 आ जाएगा, ये उसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। तो जैसे कि बॉयज़ नाम में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हमें रिफ्लेक्ट करता है कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसी तरह यहाँ पर T और V गैमा माइनस 1 भी कॉन्स्टेंट के इक्वल है। तो इसका मतलब है जब टेम्परेचर V के साथ मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो हमारे पास ये टर्म कांस्टेंट आ जाती है। सैम्पल प्रॉब्लम 5.4 में 1.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एट STP आर कंप्रेस्ड रिवर्सिबली टू अ वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द प्रोसेस इज कैरिड आउट एडियाबेटिकली। गैमा इज इक्वल टू Cp ओवर Cv की वैल्यू उसने दे दी आपको 1.333। इनिशियल वॉल्यूम आपके पास है जी 1.5, उसे मोलर वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.6 डेसीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। फाइनल वॉल्यूम आपको 10 डेसीमीटर क्यूब दिया गया है, गैमा आपको पहले ही बता दिया गया है, आर आपको अंडरस्टूड होता है, टेम्परेचर आपका पहला 273 है और न्यू टेम्परेचर आपने मालूम करना है। एक्सप्रेशन आप ये लगाएंगे और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद 1.33 में माइनस करेंगे 1, तो ये बनेगा 0.33। तो ये वहाँ 10 वहाँ जाकर 333.6 से डिवाइड होगा और 273 मल्टीप्लाई होने के बाद 407.8 केल्विन का एक्सप्रेशन देता है, जिसे आप वर्क एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन में की इक्वेशन में पुट करेंगे और तमाम वैल्यूज पुट करने के बाद आपको एक वैल्यू मिल रही है, दैट इज W इज इक्वल टू माइनस 5094.2 जाउल। ये नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क इंडिकेट करिए कि वर्क हैज़ बीन डन फ्रॉम बाय द सराउंडिंग टू द सिस्टम, कि सराउंडिंग से सिस्टम में काम हुआ है। तो दिस इज वन थिंग अबाउट द isothermal processes and adiabatic processes regarding the changes. This is all about for today. Best of luck.